मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मैग्निफिकेशन M1। ठीक है, द लेंस इज मूव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन अनदर रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन M2। तो हमको मैग्निफिकेशन M1 और M2 दे रखा है, मैग्निफिकेशन M1 और M2 दे रखा है। तो M1 एंड M2, द इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज बाई एक्स। तो फाइनली बोला है इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज बाई एक्स, तो इसमें बताना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इन दिस केस वी विल ड्रॉ द टू particular diagrams. So in the first case the object distance is u1 and image distance is v1. In the second case object distance is u2 and image distance is v1 plus x. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाई x। ठीक है, मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस इज v1 upon u1. In the second case it is magnification M2 is equal to v1 plus x upon u2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कॉमन टर्म्स u1 और u2, m1 m2 इज गिवन है m1 m2 गिवन है, u1 u2 इज अननोन, v1 इज कॉमन इन बोथ द केसेस एंड x इज अननोन। तो हम कोशिश करेंगे u1 u2 को हम अपने इक्वेशन से इलिमिनेट कर दें और x m1 m2 के टर्म्स में सारे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट सिनेरियो वी विल राइट द फोकल लेंथ 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u1। तो u1 की वैल्यू देखेंगे अगर आप तो ये इट विल बी निगेटिव क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल, तो दिस विल बी प्लस u1 और u1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं v1 अपॉन m1। यहाँ से हम u1 की वैल्यू लिख देते हैं u1 इज इक्वल टू v1 अपॉन m1। तो वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v1 और अपॉन m1। दिस इज 1 अपॉन f। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर से हम वैल्यूज लिख देते हैं 1 अपॉन v1 प्लस एक्स प्लस u2 को हम लिखेंगे v1 प्लस एक्स अपॉन m2 विच इज m2 अपॉन v1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। As you see, both the equations, equation 1 and equation 2, both are equal to 1 upon f. Equation 1 and equation 2 are equal to 1 upon f. So we will equate 1 equal to 2. 1 equal to 2, so we can write 1 upon v1. यहाँ पर से v1 कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 1 प्लस m1, 1 प्लस m1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस x इज इक्वल टू, अंदर में बचेगा 1 प्लस m2। हमको चाहिए था v1, हमको चाहिए v1, तो v1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 को अगर हमको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम इस v1 प्लस एक्स को उधर ले आएंगे, v1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। ठीक है, तो अगर हम v1 को डिस्ट्रीब्यूट करें डिनोमिनेटर वाले को तो v1 अपॉन v1 1 बन जाएगा और x अपॉन v1 बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन v1 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। नाउ हमको v1 अगर कैलकुलेट करना है तो हम लिख देंगे इसको 1 माइनस m2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन v1 और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो m1 इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। दिस विल बी m1 माइनस m2, दिस विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। दिस विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। बेसिकली जब हम 1 को इधर ले आएंगे तो दिस इक्वेशन विल बी 1, दिस कंप्लीट टर्म माइनस 1, दिस कंप्लीट टर्म माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन v1 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन v1। ठीक है, तो हमको यहाँ से v1 की वैल्यू मिलती है, v1 इज इक्वल टू x टाइम्स m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। हमसे पूछा था फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, फोकल लेंथ के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो इस इक्वेशन में हम
अगर सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमारा v1 इज़ अननोन और v1 की वैल्यू वहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम v1 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v1 1 प्लस m1, तो f इज इक्वल टू v1/1 प्लस m1 और v1 की वैल्यू पुट करते हैं तो v1 इज x1 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1, तो 1 प्लस m1 विल गेट कैंसिल आउट विच विल बी x अपॉन m2 माइनस m1। दिस इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो 30th क्वेश्चन अगर हम देखें तो फॉर द चार्ज कन्फिग्रेशन शोन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पूछा कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगर चार्ज आपको दिख रहा हो क्लियरली तो दिस इज अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, Q1 एंड Q2। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन बोथ द केसेस आर टर्मिनेटिंग इन द चार्जेस, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर के टर्मिनेट हो रहे हैं तो दो चार्जेस का नेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q1/Q2 की वैल्यू 1 नहीं होगी, Q1/Q2 की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि ये -1 होगी। तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड वी कैन नॉट से मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो Q1/Q2 ये 1 होगा, 1 होगा क्योंकि Q1 भी निगेटिव है और Q2 भी निगेटिव है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड वी विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। अगर आप नंबर ऑफ लाइन्स को देखेंगे बोथ द नंबर्स ऑफ लाइन्स आर सेम, तो मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q1 एंड Q2 आर निगेटिव, अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज सेइंग द करेक्ट थिंग। तो ऑप्शन आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इन विच इट इज सेइंग Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जो कि पॉसिबल, जो कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बॉम्ब ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट explodes into two pieces of masses 12 kg 8 kg if the velocity of 8 kg mass is 6 meter per second then kinetic energy। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मास था जिसका 12 kg का एक मास था विच एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस। तो दो पीसेस का जो मास होगा दैट इज 20 kg का एक था, तो दो पीसेस में एक्सप्लोड होगा। 20 kg का एक बॉल है विच इज एक्सप्लोडिंग इनटू टू पीसेस 12 kg एंड 8 kg। 8 kg का जो वेलोसिटी है दैट इज 8 kg का वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ 8 kg 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो इट्स वेलोसिटी विल बी v बाई मोमेंटम कंजर्वेशन। वी विल से अगर ये p1 मोमेंटम से इधर जा रहा है तो ये p1 मोमेंटम से ही इधर जाएगा, और क्योंकि इसका इनिशियल velocity था 0 तो momentum will remain conserved। तो we can say that 12 into v is equal to 8 into 6 and v is equal to 4 meter per second। तो we can write kinetic energy as half mv square, mass is 12 into velocity square is 4 into 4, now cancelling out 2, तो this is 96 joule, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। Two identical conducting ball having positive charge Q1 and Q2 are separated by distance r if they are made to touch each other and then separated by the same distance। तो अगर सपोज करो दो बॉल को आइडेंटिकल है, अगर हम टच करेंगे तो चार्ज विल गेट इक्वली डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि उनका शेप सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। हालांकि पोटेंशियल इक्वल होता है बट इन द केस रेडियस इज सेम देन चार्जेस विल इक्वली डिवाइड एंड वो दे आर मेड टू टच ईच अदर and then separated to the same distance, force between them। तो बेसिकली अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, चार्ज का डिवीजन हो रहा है, सपोज द सम ऑफ द चार्ज इज 10, तो अगर पहले एक के पास 1 कूलम था, अगले के पास 9 कूलम था, तो 9 into 1 इज 9, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू
चार्जेस, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? 9 इंटू 1 इज 9, 8 इंटू 2 इज 16. Again, decreasing the dividing the charges equally, that is 5 and 5, it is 5 into 5 25. तो जब चार्ज इक्वली डिवाइड होगा तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. इन दिस केस द फोर्स विल बी मैक्सिमम. तो ऑब्वियसली इफ द चार्ज डिवीजन इज टेकिंग प्लेस द फोर्स विल इंक्रीज. अगर फोर्स चार्ज इक्वली डिवाइडेड था तो देन इट विल बी सेम एज बिफोर. तो वी आर अज्यूमिंग दैट द फोर्स इज चार्ज इज डिवाइडिंग इक्वली अमंग द बॉल्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y1 इज इक्वल टू दिस मच, y2 इज इक्वल टू दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ वेरी ऑब्वियस करेक्शन हियर, दैट इज y2, इट इज y2 इज इक्वल टू 0.5 कॉस ऑफ, इनका ओमेगा सेम रहेगा, कॉस ऑफ 200 पाई टी, cos of 200 pi t. The phase difference of velocity of the particle 1 with respect to the velocity of the particle 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पार्टिकल 1, दिस इज द पार्टिकल 2. इन दोनों का हमको y और x एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है. तो हम पहले तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे. तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वी विल राइट y1 इज इक्वल टू 0.5 साइन 200 पाई t प्लस पाई बाई 3. और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो दिस विल बी dy1 अपॉन dt विच इज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज 0.5 और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ 200 पाई t प्लस पाई बाई 3. और अंदर के टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 200 पाई विल कम आउटसाइड, 200 पाई बाहर आ जाएगा. अगर ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल अगर हम लिखें तो वी विल सिंपली डिफरेंशिएट विच इज कॉस 200 पाई टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 200 पाई टी. ठीक हो जाएगा 0.5 इंटू 200 पाई इंटू माइनस साइन 200 पाई टी. ठीक है. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल. अब इस वेलोसिटी को अगर हम लिखें, इस वेलोसिटी को हम लिखें, देखें अगर हमको कंपेयर करना होगा तो वी हैव टू राइट बोथ द इक्वेशन इधर इन टर्म्स ऑफ साइन और इधर इन टर्म्स ऑफ कॉस. तो हम पहले अगर हम सेकेंड इक्वेशन को कॉस के टर्म लिख लें तो माइनस साइन थीटा, अगर हम माइनस साइन थीटा की बात करते हैं तो माइनस साइन थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कॉस. तो साइन 200 पाई टी, साइन 200 पाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन 200 पाई टी एज साइन 90 माइनस थीटा. तो ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा कॉस थीटा. ठीक है, ये बन जाएगा कॉस थीटा. तो वी कैन राइट v2 एज माइनस ऑफ 0.5 इंटू 200 पाई साइन ऑफ 90. अच्छा, मुझे ये नेगेटिव साइन को भी एडजस्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिखूंगा. तो साइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव रहता है. और अगर हम इसको लिखते हैं, कॉस को देखें तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है. तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. दिस विल बी माइनस साइन थीटा. ठीक है. तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो हम इसको लिख देंगे कॉस, इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 200 पाई टी प्लस पाई बाई 2. कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये माइनस साइन हमारा एडजस्ट हो जाएगा. दिस विल बी दिस इट्स वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हमको फेज डिफरेंस देखना हो तो फेज डिफरेंस वी विल राइट इट एज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज ऑफ 1 माइनस फेज ऑफ 2, which is phase of 1 is pi by 3 minus phase of 2 is pi by 2. तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ pi by 6 which is ऑप्शन नंबर सी एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो इसमें बोला टू आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड 3L. ठीक है, तो दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं जिसका लेंथ L है और 3L है. तो लेंथ इज L एंड लेंथ इज 3L. ठीक है.
आर मेंटेन्ड एट अ सेम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, दे आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस इन रेशियो 1:3। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है दैट इज गिवन इन रेशियो 1:3। तो अगर एक का V होगा तो दूसरे का 3V होगा, 3V। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है, कंडक्टर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, आइडेंटिकल है मटेरियल, तो सेम लेंथ और लेंथ इज नॉट सेम। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं, तो वी विल से टेक द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तो हम बोल देंगे इसका रेजिस्टेंस अगर R होगा तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो अगर इसमें करंट I है तो विच इज V/R, इसमें करंट अगर I2 है दिस इज 3V/3R। अगेन I current in both the wires are same, current in both the wires are same, ठीक है। तो we have to find the ratio of drift velocity, तो we will write I is equal to NEA into drift velocity, क्योंकि करंट सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, एरिया के बारे में कुछ बोलना नहीं, तो एरिया भी हमने सेम अज्यूम कर लिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दोनों का सेम रहेगा विच इज रेशियो 1:1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। If the voltage across bulb rated 220 volt 50 watt drops by 5%, then its rated value, the percentage of rated value by which the power will decrease, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में चेंज पूछा है, तो वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पावर एंड वोल्टेज। तो वी नो दैट पावर इज V²/R, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट VI, बट अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट चेंज होता है, बट रेजिस्टेंस इज समथिंग विच डज नॉट चेंज, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो वी कैन राइट इक्वेशन जो एरर में हम यूज़ करते थे, एरर का में हम बोलते थे कि चेंज इन पावर अपॉन पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन वोल्टेज अपॉन वोल्टेज। सिंपल सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो परसेंटेज अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल बिकम परसेंटेज। तो बोला कि रेटेड वैल्यू द परसेंटेज चेंज, तो वोल्टेज चेंज हो रहा है बाई 5%, तो इफ द वोल्टेज इज चेंज बाई 5% देन पावर विल चेंज बाई 10%। बात समझ में आई? तो पावर विल डिक्रीज बाई 10%, तो आंसर इज ए, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन था, यूज़ करना था इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 24 न्यूटन पर मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टेबल द बॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग इज वर्टिकल, ठीक है, स्प्रिंग इज वर्टिकल इज फिक्स्ड, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, बॉल ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, is at a height of 2 meter above the free upper end of the spring. So it is at 2 meter from the free upper end of the spring, is compressed by a distance of 50 centimeter. अच्छा अच्छा, upper end of the distance, ठीक है, it falls vertically and spring compressed by 50 centimeter. तो अगर ये वर्टिकली गिरेगा तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है दैट इज 50 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर। स्प्रिंग में कंप्रेशन है 0.5 मीटर। द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में वर्क डन है, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, हम इस प्रोसेस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जब हम फाइनल कंडीशन लिखेंगे तो फाइनल कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया और ये बॉल यहाँ पर पहुँचा। अच्छा, अब हमको नहीं पता कि वेदर द स्प्रिंग या बॉल इज एट रेस्ट और नॉट, बॉल रेस्ट पे है या नहीं है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम सीधा सीधा देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम देखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज mgh। तो mgh विच इज mass of the ball is 0.5, gravity is 10 and height is, again you will take the complete height which is 2.5 meter, 2.5 meter which is 12.5 जूल, ठीक है, 12.5 जूल। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग, जो कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k इज इक्वल टू 24 न्यूटन पर मीटर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की अगर हम बात करें
तो द वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज हाफ 24 इंटू 0.5 का स्क्वायर विच इज 12 इंटू 0.5 इज 6 इंटू 0.5 इज 3 जूल. तो नेट वर्क डन विल बी द डिफरेंस इन दीज टू वर्क डन और नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए. सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो देखोगे अगर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है एफ स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट इज नीचे, तो स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव होगा, mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा. तो इससे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज, ये हो जाएगा वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम सीधे लिख देंगे 12.5 माइनस 3, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और विच इज 12.5 माइनस 3 इज 9.5 जूल. तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बोलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 5 ओम इज 25 एंड 7 ओम इज 100 डिग्री सेल्सियस. रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द वर्किंग इक्वेशन. रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. तो हम अगर रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले लें, क्योंकि हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वी विल गेट टू इक्वेशन, दैट इज resistance at temperature of 25 is 5. So we will write the equation first. 5 is equal to R naught 1 plus alpha delta T is 25. Second equation is 100 degree Celsius पे 7 ohm है. 7 is equal to R naught 1 plus alpha into 100. तो we have two equation, equation number 1, equation number 2 एंड 2 अननोन्स. 2 इक्वेशन हमारे पास, 2 अननोन है, और इसको अगर सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम दोनों इक्वेशंस में से अल्फ़ा को कैलकुलेट करें और अल्फ़ा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, हमको आर नॉट मिल जाएगा. तो पहले तो हमको आर नॉट को एलिमिनेट करना होगा. एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, विच इज़ 5/7 इज इक्वल टू आर नॉट विल गेट कैंसिल आउट. आर नॉट अपॉन आर नॉट, दोनों को सिर्फ डिवाइड कर दो तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस 25 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फ़ा. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस 500 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 प्लस 175 अल्फ़ा. 25 इंटू 7 इज़ 175 अल्फ़ा. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. 500 अल्फ़ा माइनस 175 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 विच इज़ 2. तो 7 माइनस 5 इज़ 2. तो 500 माइनस 175 की वैल्यू अगर हमको लिखनी हो तो दिस वैल्यू इज़ will be 500 minus 175 is 325 अल्फ़ा. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 325. 7 डिवाइडेड बाई 325. ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 325. पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन द इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट आर नॉट. तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं. पुट 3 in 1. तो 3 को 1 में पुट करेंगे तो दिस इज 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा. अल्फ़ा इज 7 अपॉन 325. 7 अपॉन 325 इंटू 25. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 जा और कैरी 7 13. तो विच इज़ 5 आर नॉट 13 इंटू 1 प्लस 7 इज़ 20 डिवाइडेड बाई 13. तो दिस इज़ 4. तो आर नॉट इज़ 13 डिवाइडेड बाई 4 ओम. 13 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, आर नॉट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 4. 13 डिवाइडेड बाई 4.
और अगर हम इसमें ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन इन दिस केस इज नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग, दैट मीन्स वी हैव सम कैलकुलेशन एरर। 7 माइनस 5 इज 2, तो यहाँ पर 7 माइनस 5 इज 2। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा और 2 एंड दिस इज 2। अल्फा इज 2 डिवाइडेड बाई 325। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 325 और ये फिर से 13 ही रहेगा। तो 5 इज इक्वल टू आर नॉट 13 प्लस 2 इज 15, 15 डिवाइडेड बाई 13 एंड दिस इज अगेन 3। सही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 3 आर नॉट। ठीक है, तो आर नॉट इज 13 बाई 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो इसमें बोला है कि अ सोनोमीटर स्ट्रिंग वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ and the tension is altered, it begins to vibrate with a frequency of 200 hertz. ठीक है, the ratio of the new tension to the original tension of the spring. ठीक है, ratio of the new tension to the original tension of the spring. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L, फ्रीक्वेंसी की सोनोमीटर स्ट्रिंग का होता है 1/2L इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, जिसमें हमने मास पर यूनिट लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो अब हम पहले केस को देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी पहले 400 हर्ट्ज था। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ, तो लेंथ को हमने हाफ किया है और टेंशन को चेंज किया है, तो ये 200 हर्ट्ज हो जाएगा। तो हम पहले दोनों ही केस का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने बोला 400 इज इक्वल टू 1/2L इंटू T1/म्यू। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी हो गया 200 और लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो दैट इज L/2 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ T2/म्यू, रूट ऑफ T2/म्यू। ठीक है, तो दोनों हमको पूछा है न्यू टेंशन ओरिजिनल टेंशन, तो न्यू टेंशन अपॉन ओरिजिनल टेंशन का रेशियो पूछा है। तो सिंपली वी विल डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 400 और ये बचेगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ T1/T2, रूट ऑफ T1/T2। तो इसको ले जाएंगे इधर, तो ये बन जाएगा 4 रूट ऑफ T1/T2 और दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू T1/T2। बट हमसे पूछा है न्यू टेंशन अपॉन ओरिजिनल टेंशन विच इज़ 1/16, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल स्फीयर एन एरर ऑफ 2% अकर्ड व्हाइल मेजरिंग द रेडियस। डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं तो रेडियस मेजर करते समय 2% का एरर हुआ है ऑफ एंड द एरर ऑफ 3% अकर्ड व्हाइल मेजरिंग द मास, मास के समय 3% का एरर हुआ है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज 4/3 और पाई कांस्टेंट है, हम इसको हटा देंगे और हम एरर का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल आर बाई आर। तो मास में जो एरर है दैट इज 3% और इसमें है 2%, 2 इंटू 3 विच इज 6%। तो टोटल एरर परसेंटेज विल बी 9% विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज जी। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस आर है और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी g इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सरफेस की बात करें दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर और किसी पर्टिकुलर हाइट की बात करें तो जी डैश विच इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस दैट हाइट का स्क्वायर।
तो एट पर्टिकुलर हाइट दिस बिकम्स g बाई 8. तो हमसे पूछा व्हाट इज द हाइट, ठीक है, व्हाट इज द हाइट, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपली. तो वी विल गेट g m e g m e g and g will get cancel out. This is 8 g by 8, तो g and g will get cancel out. 8 is equal to 1 upon r square, so that is r plus h whole square divided by r square. दोनों को रूट कर देंगे तो दिस विल बिकम 2 रूट 2 r is equal to r plus h, और h जो होगा दैट विल बी 2 रूट 2 माइनस 1 r. तो ऑप्शन नंबर बी 2 रूट 2 माइनस 1 r. ठीक है. तो नेक्स्ट ये अगला सवाल 41 बोलता है ब्लॉक ऑफ मेटल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर ब्लॉक ऑफ मेटल बी सच दैट द टू मेटल ब्लॉक्स हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ए इज के एंड दैट फ्री एंड ऑफ द मेटल इज एट 80 डिग्री सेल्सियस. तो मेटल ए का जो फ्री एंड है दैट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड फ्री एंड ऑफ द मेटल बी इज एट 20 डिग्री सेल्सियस. अज्यूमिंग द टू मेटल हैव सेम थिकनेस. ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल. तो अगर हम देखें दोनों मेटल्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और this is our block A and it is connected with another block B. दोनों ही ब्लॉक का थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. दैट इज दिस लेंथ ऑफ द ब्लॉक एंड दिस लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज सेम. थिकनेस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक इज सेम. ठीक है. और दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड द फर्स्ट इंटरफेस फ्री एंड ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटीज इसका k है और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल B हमको कैलकुलेट करना है k डैश. और फ्री एंड का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन एट दिस एंड, तो फ्री एंड का टेम्परेचर इधर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो हमको पता है कि दस जस्ट लाइक द करेंट द हीट फ्लो रेट थ्रू आउट दिस ब्लॉक विल रिमेन सेम. यहाँ से जितना हीट जाएगा I1 हीट अगर इधर से जा रहा है तो इधर से भी सेम हाइट जाएगा. तो हीट फ्लो रेट विल रिमेन सेम. तो हीट फ्लो रेट को हम लिखते हैं Q हीट फ्लो रेट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल. के ए डेल्टा टी बाई एल. तो हीट फ्लो रेट फॉर द फर्स्ट ब्लॉक ए ब्लॉक इज, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया ए है और टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 माइनस 60 विच इज 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन लेंथ. और सेकेंड ब्लॉक का हीट फ्लो रेट देखें तो 60 माइनस 40 डेल्टा टी इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो Q डॉट इज इक्वल टू के डैश ए 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई एल. तो दोनों ही इक्वेशन सेम रहेगा तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं विच इज के डैश ए 40 डिवाइडेड बाई एल. ठीक है. डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव रहेगी, हम उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि वो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा. सॉरी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हाँ निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा के डैश इज इक्वल टू के बाई 2. के डैश इज इक्वल टू के बाई 2, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. अगले सवाल पर चलेंगे. द मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए डाई एटॉमिक एटम इज. ठीक है. तो पर मीन एनर्जी पर एटम, तो मीन एनर्जी पर एटम जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर. तो दिस इज द मीन एनर्जी फॉर डाई एटॉमिक एटम. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, तो वी कैन राइट 5 बाई 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर. आगे बढ़ेंगे. इन एन LCR सीरीज AC सर्किट इज एट रेजोनेंस विथ 10 वोल्ट. ठीक है. तो LCR सीरीज AC सर्किट रेजोनेंस में है एट 10 वोल्ट. तो let's draw the diagram first. तो L कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस. सबका टेम्परेचर, सबका वोल्टेज 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट. अगर रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस XC है और XL है. ठीक है. तो इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द रिस्पेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस RC एंड LR. तो अब देखो यहाँ पर करंट अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम रेजोनेंस का केस देखें तो XL और XC की वैल्यू बराबर होती है जिससे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस
इंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल गेट कैंसिल आउट, और सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हमें ऑन द रेजिस्टेंस मिल जाता है विच इज़ आई इंटू आर। तो आई इंटू आर इज इक्वल टू 10, ये हमको गिवन है। तो हम बोल सकते हैं आई इंटू एक्सएल इज ऑल्सो गिवन एज 10, आई इंटू एक्स सी इज ऑल्सो गिवन एज 10। ठीक है, तो अब बोला है इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, तो क्योंकि पूरा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो अगर रेजिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, हमने अप्लाई किया 10 वोल्ट ही, रेजिस्टेंस को हमने बना दिया R/2, तो जो पोटेंशियल अभी वो 10 का ही रहेगा। तो करंट जो है, जो करंट है, करंट को हम लिख सकते हैं आई डैश विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई आर, और आर की वैल्यू अगर यहाँ से लिखें तो विच इज़ 10 बाई आई, तो 20 अपॉन आर इज 10 बाई आई, तो ये बन जाएगा 2i। तो करंट विल गेट डबल्ड, अगर हमने रेजिस्टेंस को हाफ किया तो करंट डबल हो जाएगा। करंट अगर डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज, क्योंकि देर इज नो चेंज इन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और करंट अगर डबल होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तो 10 वोल्ट ही रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या रहेगा 10 वोल्ट, बट इसमें करंट का वैल्यू डबल होने से इसका जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, और एक्सएल और एक्ससी के क्रॉस 20 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोलता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए कौन सा ट्रू है? द सीरीज लाइज इन द विजुअल रीजन, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, द इंटायर सीरीज फॉल्स इन द यूवी रीजन, गलत है। द इंटायर सीरीज फॉल्स इन द इंफ्रारेड, गलत है। ठीक है, द सीरीज पार्टली विजुअल एंड पार्टली इंफ्रारेड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, वी विल टेक एंड मूव ऑन। फिर इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 3 lithium and 2 helium nuclei are respectively this much and this much, then energy of P in the reaction this। तो बेसिकली यहाँ पर एक हैवियर न्यूक्लियाई इज ब्रेकिंग इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, एक हैवियर न्यूक्लियाई और 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो P प्लस लिथियम 7 इज इक्वल टू 2 हीलियम 4। तो हमको दिया हुआ है कि लिथियम का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दिस इज 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी देखें तो एक लाइट हैवियर न्यूक्लियर को ब्रेक करने के लिए कुछ काफ़ी सारा एनर्जी चाहिए होगा, तो हम कितना एनर्जी इसको दे दें कि ये ब्रेक कर दे, तो जितना एनर्जी हम इसको देंगे उतना ही एनर्जी यहाँ पर हमको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका बाइंडिंग बाय टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ लिथियम इज, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज 7, तो दिस इज 7 इंटू 5.6, और टोटल इसका एनर्जी हो जाएगा 7 इंटू 5.6 विच इज 38.2। 39.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर हम इसका हीलियम एटम का बाइंडिंग एनर्जी देखें तो एक हीलियम एटम में 4 अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, 4, और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 24, 28, दिस इज 28.24। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 हीलियम एटम बन रहे हैं, तो टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी समवेयर अराउंड 56.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको बोला कितना एनर्जी लगेगा, इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर हम इसको 56.48 में 39.2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बी 8271, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क इज कट विद रेडियस ऑफ लार्जर एट इट्स डायमीटर। तो एक इसको हमने कट कर लिया, ठीक है। अगर इसका हम रेडियस देखें, दिस इज r एंड दिस रेडियस इज 2r, ठीक है। द सेंटर ऑफ होल इज एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर। तो हमको इस प्रॉपर मास को, इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम बोल सकते हैं वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। टोटल मास माइनस, अगर दिस पॉइंट इज 0,0, तो 0,0 से लगता हुआ एक दूसरा नेगेटिव मास है, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो सच थिंग लाइक नेगेटिव मास, बट वी कैन यूज दिस कंसेप्ट। तो दिस नेगेटिव मास इज एट 0,r, ठीक है। तो पहले तो हमको मास कैलकुलेट करना होगा, मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क। तो मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क वी कैन राइट, अगर इसका मास पर यूनिट एरिया तो सिग्मा, अगर मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, तो वी कैन राइट इट्स मास m1 विच इज सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर विच इज 4r²। और इसका मास है m2, तो m2 की वैल्यू में लिख देंगे सिग्मा इंटू पाई r², ठीक है। तो बाई द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बट हियर द मास इज नेगेटिव, तो मास को हम लिख सकते हैं m1 x1 फॉर दिस मास x इज 0, तो 0 माइनस m2 इज सिग्मा इंटू पाई r² into x2 is r divided by m1 minus m2, m1 minus m2 is 4 pi r² minus pi r² which is minus of, अब यहाँ पर देखेंगे सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, तो सिग्मा पाई r² सिग्मा पाई r² will get cancel out और this will become 4 minus 1 3, तो माइनस ऑफ r/3। तो इसका मतलब है कि इधर से r/3 डिस्टेंस पर जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा r/3 इस पॉइंट पर। तो करेक्ट आंसर इज r/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इज 5/2। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv होता है गामा, तो गामा इज गिवन एज 5/2। तो इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस वाइल अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंजेस, तो बेसिकली वी हैव गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, देन परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर, तो वी कैन राइट PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV to the power gamma is equal to constant. We can say that V to the power gamma is equal to 1 upon P। तो हमको पता है कि दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो वी कैन राइट दिस एज गामा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P, ठीक है। तो गामा डेल्टा V, गामा की वैल्यू हमको गिवन है 5/2, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 3/2 इंटू 3/2% is equal to delta P by P, तो which is again 15 divided by 4%, तो this is delta P by P और this is option number A, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 says that a planet is 121 times heavier than that of moon, तो mass of the planet is 121 times mass of moon and has a diameter of 9 times of moon, तो radius of the planet is 9 times radius of moon and if the escape velocity on the planet is v, तो escape velocity of planet is v, escape of planet is v, then the escape velocity of the moon will be, so as we know that the escape velocity is given by root of 2 gm by r। तो अगर हमको planet का escape velocity लिखना हो तो हम velocity of escape velocity of planet is root of 2 g mass of the planet upon radius of planet, और
इसके वेलोसिटी ऑफ मून अगर हमको लिखना हो तो विच इज़ रूट ऑफ 2 टाइम्स जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो if we divide both these two equations we will get the escape velocity of moon in terms of escape velocity of planet, where 2g will get cancel out, mass of planet upon radius of planet, अब और ये बन जाएगा root of mass of planet upon radius of planet into mass of moon upon radius of moon. So we will put the values in terms of mass of moon. So mass of planet is 121 times mass of moon, और radius of planet is 9 times radius of moon, which is again radius of moon, radius of planet, or mass of planet, mass of moon. These terms will get cancelled out. This will be 11/3. तो escape velocity on moon, अगर हम लिखें escape velocity on moon, v escape of moon is equal to which is 3/11v. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ और करेक्ट आंसर। और अगर अगले सवाल पर पढ़ेंगे तो बोलता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 1.24 माइक्रोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, द बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली अगर हम किसी सेमीकंडक्टर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो जो उसका बैंड गैप होगा उसके अप्रॉक्सीमेट मतलब उसके बराबर अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी तो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड विल जंप टू द कंडक्शन बैंड। तो इससे हमको उसका बैंड गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एनर्जी इज इक्वल टू बैंड गैप। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज Sc/λ, और इतना ही एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और सेम विल बी द बैंड गैप फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। तो Sc इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और इट इज़ अगेन 1240 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में रखेंगे तो दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू न्यूक्लियाई ए एंड बी फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियस सी। तो ए और बी फ्यूज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियस सी। ठीक है, इफ द मास डिफेक्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियाई आर दिस मच रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, द रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जो एनर्जी रिलीज होगा अगर हम उसको मास डिफेक्ट के फॉर्म में देखें तो वी कैन राइट इट एज मास ऑफ सी माइनस ऑफ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। दिस इज द डिक्रीज इन मास, दिस इज द डिक्रीज इन मास, और इसी को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। दिस इज द डिक्रीज इन मास एंड दिस वन इज मास डिफेक्ट। ठीक है, और दिस इज अगेन दिस इज मास डिफेक्ट एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो द डेल्टा इज एनर्जी, तो हमको यहाँ पर मास डिफेक्ट सबका इंडिविजुअली दिया है, तो वी कैन राइट द मास डिफेक्ट ऑफ सी माइनस मास डिफेक्ट ऑफ ए माइनस मास डिफेक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब एनर्जी को अगर हमको मास के फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज डेल्टा ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो इससे अगर हम मैच करें तो डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। अगेन ये भी m माइनस में जा रहा है, तो दिस इज़ और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो इन द एनर्जी बैंड गैप डायग्राम ऑफ द मटेरियल शोन बिलो ओपन सर्किल्स आर फिल्ड सर्किल्स डिनोट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, द मटेरियल इज है। तो बेसिकली हमसे मटेरियल पूछा है, तो हम यहाँ पर पहले मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बैलेंस बैंड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट। ठीक है, तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन 2 ही है, बट द होल्स आर मोर, होल्स की संख्या ज़्यादा है, तो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, 7.1, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ वाटर, और वर्टिकल स्पीड जिससे वर्टिकली हिट कर रहा है, दिस स्पीड इज 2 × 10 × 1.5 विच इज़ रूट ऑफ 30,
रूट 30 इज समवेयर अराउंड बिटवीन 5 and 6. तो 30, 25 and 36 we will take around, it is 5.4 meter per second. Meter per second. We have just taken the approximate value. रूट 49 is 7. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 7.1, 7.07 और 5.47, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं है. 7.62, 7.47, 7.5.1, 7.07, क्योंकि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तभी जो हमको मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा. लेकिन दोनों ही ऑप्शन हमको दोनों ही वेलोसिटी मिल रहा है यहाँ 7.1 और 7.4 के आसपास. ठीक है, वी विल स्क्वायर एंड ऐड, वी विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो दिस क्वेश्चन हैज़ सम कन्फ्यूजन और इसमें आंसर क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम जो टिक करेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. Velocity of impact is vertical component of velocity, which is around 5.4. तो we can take option number C as the correct option. बाकी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो you can take the most possible answer and tick it and move on. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली पूछा नहीं है. अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे दिस वैल्यू विल बी समवॉट हायर देन द रिक्वायर्ड गिवन आंसर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 400 टर्न्स. ठीक है, इसमें 400 टर्न्स हैं और when the current of 100 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with the each turn of the solenoid is 4 meter Weber. The self inductance of the solenoid, तो self inductance की अगर हम बात करें तो self inductance is N5/I. ठीक है, self inductance कितना होता है N5/I. तो self inductance is N into flux upon current. तो number of turns is 400, flux is 4 upon current is 100 which is 16. अब वैल्यूज अगर देखें तो मीटर वेबर एंड 100 एम्पियर. ठीक है, तो दिस विल बी हेनरी, तो ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो 16 हेनरी. ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो ये तो सही है. हमसे पूछा है नॉट ट्रू. क्या पूछा है? नॉट ट्रू. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज. ठीक है, ये भी सही है. तो द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल ये भी सही है. द चार्ज कैरी बाय द कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म शेप का है तभी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर कंडक्टर रैंडम शेप का है तो चार्ज विल एडजस्ट सच दैट इट्स पोटेंशियल विल सेम. तो जो ऑप्शन नंबर डी है दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर एक्स एंड वाई आर इन रेशियो 4:1 and the area of cross section of the wire x and y are in ratio 2:1. If the same amount of load is applied to both the wire, the ratio of the elongation produced in the wire x and y will be. ठीक है, तो बोला है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर x, तो वायर x का यंग्स मॉडुलस और वायर y का यंग्स मॉडुलस जो है इज इन रेशियो 4:1. ठीक है, तो वायर x और y का जो यंग्स मॉडुलस है इट इज इन रेशियो 4:1. ठीक है, और फिर उसके बाद the area of cross section, area of wire x and area of wire y is in ratio 2:1. ठीक है, if the same amount of load is applied to both the wire, the ratio of elongation produced in wire x and y will be. तो basically we assume the length of the wire is same. तो we will simply use the equation Young's modulus is equal to stress upon strain, force upon area into change in length upon original length. तो we will write it in two form. Force is same, तो Young's modulus of x, length of x, force of x, और ax delta lx. Young's modulus of y is equal to force of y length of y upon area of y into change in length of y. दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो इसमें बोला है कि फोर्स अप्लाइड इज सेम, लेंथ इज सेम, तो एफ एल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ वाई चेंज इन लेंथ ऑफ वाई अपॉन
एरिया ऑफ एक्स इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, यंग्स मॉडुलस एक्स अपॉन यंग्स मॉडुलस वाई इज 4:1, 4:1। एरिया ऑफ वाई अपॉन एरिया ऑफ एक्स इज एरिया ऑफ वाई अपॉन एरिया ऑफ एक्स इज 1:2, और चेंज इन लेंथ ऑफ वाई अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ एक्स, तो दिस इज अगेन 8:1। तो डेल्टा एल वाई अपॉन डेल्टा एल एक्स, तो 8:1, 1:8 दोनों ही ऑप्शन दिया है, तो हम इसमें देखेंगे कि रेशियो ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन वायर एक्स अपॉन वाई, तो हमको एक्स अपॉन वाई देना है, दिस विल बी 8:1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो द फोर्स माइनस एफ आई कैप एक्ट एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस मच। तो बेसिकली द फोर्स इज एक्टिंग एट द ओरिजिन माइनस एफ आई कैप, it is acting at the origin of the torque about the point. So we have to find the torque about a point which is located somewhere here. तो 0, 1, -1, ठीक है, 0, 1, -1। तो टॉर्क के लिए हम लिखते हैं आर क्रॉस ऑफ, वेयर आर वेक्टर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट and the point where force is acting. This will be our r vector. We will write force is equal to r vector cross f vector, और r vector को अगर देखो तो दिस इज coming from 0, 1, 1, this is final position, this is initial position, this r vector will be, r vector ये हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो वी विल राइट इट एज माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस माइनस एफ आई कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस माइनस, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो दिस इज जे क्रॉस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन इधर आ जाएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो आई जे और के, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, यहाँ पर एफ वेक्टर को रखो, माइनस के कैप और के क्रॉस आई इज प्लस जे, तो माइनस जे कैप। ठीक है, तो माइनस एफ माइनस जे कैप माइनस के कैप, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लें तो माइनस एफ ऑफ जे कैप प्लस के कैप, और जे कैप प्लस के कैप, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। द सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर बिलो, इट एब्जॉर्ब 60 जूल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी। तो ए बी पार्ट के केस में इट इज एब्जॉर्बिंग, सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ए बी के केस में इट इज एब्जॉर्बिंग 60 जूल्स ऑफ हीट, तो Q इज इक्वल टू प्लस 60 ड्यूरिंग द पार्ट ए बी एंड रिजेक्ट 80 जूल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट सी ए। तो पार्ट सी ए के केस में इट इज रिजेक्टिंग 80 जूल्स ऑफ हीट, तो माइनस ऑफ 80 जूल। देर इज नो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द पार्ट बी सी, तो बी सी के केस में Q इज 0, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अ वर्क ऑफ 40 जूल इज डन ऑन द गैस, तो वर्क ऑफ 40 जूल इज डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस दैट मीन्स इट विल गेट कंप्रेस्ड, तो वर्क डन विल बी निगेटिव, तो गैस का कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 40 जूल। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस during the part BC, if internal energy of the gas at A is 1450 joule, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है 1450 जूल, देन वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट CA, तो CA के केस में वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर हमको वर्क डन कितना होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, हमको पता है। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द वर्क डन, तो हमको पता है कि दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0,
तो अगर यहाँ से 1450 लेकर के चले तो यहाँ पर भी हमको 1450 ही मिलना चाहिए। और वी नो दैट दिस इज आइसोकोरिक प्रेसेस, तो यहाँ पर वर्क डन इसका क्या है 0। तो by the equation we will apply the equation of first law of thermodynamics individually in all the process। तो Q is equal to delta U plus W। तो अगर हम बात करें डेल्टा U फॉर प्रोसेस AB, डेल्टा U AB इज इक्वल टू Q प्लस W, या हम इसको AA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या Q1 W1 प्लस W1, डेल्टा U BC इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, डेल्टा U माइनस साइन होगा यहाँ पर, Q1 माइनस W1, Q2 माइनस W2, डेल्टा U CA इज Q3 माइनस W3। ठीक है, तो AB 1, BC 2, CA 3। तो जो Q1 है ये हो गया, W1 ये हो गया, Q2 W2, Q3 W3। ठीक है, तो अगर हम सारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सम करें, दिस सम विल बी 0। तो हम बोल सकते हैं Q1 प्लस W1, तो Q1 इज 60 प्लस 0, Q2 इज 0 माइनस 40, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर भी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद Q3 की बात करें, Q3 इज अगेन निगेटिव, माइनस ऑफ 80 माइनस W3। तो इन तीनों को अगर हम सम करें तो इनका भी सम 0 के बराबर होना चाहिए। वी कैन से दैट 60 प्लस 40 माइनस 80 माइनस W3 इज इक्वल टू 0। तो वी विल सी 100 माइनस 80 इज इट इज 20 जूल इज इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस 3, तो विच इज़ 20 जूल। तो 20 जूल अगर हम देखें तो दिस इज 20 जूल इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर 20 जूल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कॉमेट के 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। और आपको अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और पेपर दे करके अपना स्कोर भी कमेंट करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर, एंड थैंक यू एवरीवन।